फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा जो कई इक्विपमेंट हैं वो अब लीज पे लिए जा रहे हैं, जिसमें रिफ्यूलर्स हैं, ड्रोन्स हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, माइन स्वीपर हैं। तो इन सबको लीज पे लिया जा रहा है अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लीज पे लिया जाना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोन पे चीज़ें ले रहे हैं कि आपको चुकाना पड़ेगा या फिर किस्त भरनी पड़ेगी या फिर कोई आपको दान में चीज़ दे रहा है। आप इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए पे कर रहे हैं। तो लीजिंग एग्रीमेंट के हिसाब से जितने टाइम के लिए आप इक्विपमेंट को यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आप पे करते हैं। तो इसमें कोई कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। आपको पूरे कैपेबल इक्विपमेंट मिलते हैं और काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो लीजिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, खासकर इस समय में जब फंडिंग की परेशानी चल रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन इक्विपमेंट्स को जिनको लीज पर लिया जा रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम आर्मी से, जिनके द्वारा लिए जा रहे हैं हेरॉन मार्क 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज। साथ में जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है हेरॉन की, उनको अपग्रेड भी किया जाएगा। तो आर्मी द्वारा 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को लीज पे लिया जाना है IAI से। और ये जो ड्रोन है वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि हेरॉन का अपग्रेड है। तो हेरॉन मार्क 2 में रोटैक्स का 915 IS इंजन लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये करीबन 35,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है 140 नॉट्स की स्पीड पर और करीबन 45 आवर्स तक हवा में रह सकता है। साथ में इसमें बेटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो वज़न है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है एडिशनल इक्विपमेंट को ऐड करने के बाद भी, और मजबूती जो है वो अलग से आई है। तो मिशन के हिसाब से इसमें डिफरेंट पेलोड्स को लगाया जा सकता है, जैसे कि एलेंट, कॉमेंट, ESM, कम्युनिकेशन रिले एटसेट्रा। यहाँ पर एलेंट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कॉमेंट का कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, ESM का इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। साथ में इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि अपने इम्प्रूव्ड सेंसर्स की वजह से बिना बॉर्डर को क्रॉस किए 10 किलोमीटर दूर से ये इंटेलिजेंस को जमा कर सकता है। तो ये इंडियन आर्मी की काफ़ी मदद करने वाला है और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए आर्मी द्वारा इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आगे रखा गया है। तो यहाँ से अब बात करते हैं दूसरे ड्रोन की जिसको लीज पर लिया गया है। तो ये MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन है जिसे इंडियन नेवी द्वारा लीज पर लिया गया है। तो करीबन 2 ऐसे ड्रोन ऑपरेट किए जाते हैं इंडियन नेवी के द्वारा। तो इनके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। ये करीबन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है और करीबन 40 घंटे तक सर्विलेंस कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ आते हैं। साथ ही साथ इनके जो मेन सेंसर है वो लिंक्स मल्टीमोड रेडार है और MTSB इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर IR सेंसर है। तो ये जो लिंक्स मल्टीमोड रेडार है ये SAR और ISAR मोड के साथ आता है। साथ में ये ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर यानी कि GMTI मोड के साथ भी आता है और करीबन 45 किलोमीटर तक इसकी इफेक्टिव ऑपरेटिंग रेंज है। वहीं पर बात करें रेथियन के MTSB इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR सेंसर की, ये काफ़ी दूर तक टारगेट पे नज़र बना के रख सकता है और काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये इंडियन नेवी की सर्विलेंस कैपेबिलिटी को एक बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो RFI इशू करी गई है करीबन 24 ट्विन इंजन आर्म्ड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को करीबन 5 साल के पीरियड तक लीज पे लेने के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये नेवी के लिए है और क्योंकि ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ इंडिया का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छे चांसेस किसी हेलीकॉप्टर के नज़र आ रहे हैं लीज पर लिए जाने के, तो वो रशियन का 226 हेलीकॉप्टर है। तो इस हेलीकॉप्टर की जो कार्गो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है और जो लंबाई है वो LCH से कम है। साथ में जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो LCH से ज़्यादा है। तो ये 2 टर्बोमेका के RS-2G1 इंजन को यूज़ करता है जो कि फ्रेंच इंजन है। तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी रिलायबल भी है। बाकी इसकी रेंज वगैरह भी काफ़ी डिसेंट है और लंबाई कम होने की वजह से डेक ऑपरेशन में ये एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इंडियन नेवी द्वारा ये हेलीकॉप्टर लीज पे लिया जा सकता है। तो ओरिजिनली इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। करीबन 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स लिए जाने थे,
पर काफ़ी डिले होने की वजह से इंडियन नेवी को लीज के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंडियन नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिनके द्वारा प्लान किया जा रहा है वेट लीज पर एयरबस A330 MRTT मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट को फ्रांस से लेने के लिए। और ये फैसला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो टैंकर की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अर्जेंट है और रेगुलर डिलेज की वजह से एयरफोर्स के ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। तो दो तरीके से एयरक्राफ्ट लीज पे लिए जाते हैं, पहला वेट लीज, दूसरा ड्राई लीज। तो वेट लीज का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप एयरक्राफ्ट लीज पर ले रहे हैं वो लीज में एयरक्राफ्ट के साथ सपोर्ट, क्रू मेंबर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें मेंटेनेंस वगैरह की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी कंपनी की होती है जो आपको एयरक्राफ्ट लीज पर दे रही है। वहीं पर ड्राई लीज की बात करें तो ड्राई लीज का मतलब ये है कि जो कंपनी है वो आपको खाली एयरक्राफ्ट देगी, बाकी उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो डेफिनेटली जो वेट लीज है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, पर इंडियन एयरफोर्स के लिए खाली एक ही जहाज लिया जा रहा है, वो भी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इसलिए इसको वेट लीज पर ले रहे हैं। बाकी जो एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं अगर लीज पे लिए जाते हैं तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो ड्राई लीज पर लिए जाएं। तो अगर हम एयरबस A330 MRTT की बात करें तो ये एयरबस A330-200 का एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया हुआ वर्जन है। तो ये दो काम कर सकता है, कार्गो भी कैरी कर सकता है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करा सकता है। तो जब पहले लॉट के रफाल इंडिया आ रहे थे उनको रास्ते में रिफ्यूलिंग एयरबस A330 MRTT द्वारा कराई गई थी, साथ में इन पे लोड किए गए थे फ्रांस द्वारा इंडिया को दिए गए मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा इनके जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो पहले ही किए जा चुके हैं, लद्दाख से भी इनको ऑपरेट किया जा चुका है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये एयरक्राफ्ट पूरी करते हैं, ये सब टेस्ट किया जा चुका है। पर इनके साथ जो इशू था वो प्राइस का था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। तो फंडिंग का इशू होने की वजह से इन एयरक्राफ्ट को अब लीज पे लिया जाना है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, साथ में ये आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 18 टैंकर्स की है टोटल, जिसमें से 6 आपके पास IL-78 पहले से हैं, यानी कि कम से कम 12 एयरक्राफ्ट आपको और चाहिए, जिसमें से आप अभी खाली 6 ही ले रहे हैं। तो बजट एक बड़ा इशू निकल कर सामने आ रहा है और कोविड के बाद जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो लीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इंडियन नेवी अपनी एकमात्र जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है उसको लीज पर ही ऑपरेट कर रही है और अभी तक ऐसी कोई परेशानी निकल कर सामने नहीं आई है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।